तो केदारनाथ उपचुनाव किसकी तैयारी में कितना दम? जो अयोध्या में हुआ, जो बद्रीनाथ में हुआ, वो क्या केदारनाथ में भी हो सकता है? बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। केदारनाथ से भाजपा विधायक शीला रानी रावत के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग को चुनाव करवाना ही है। अब वो समय भी नजदीक आ गया है जब केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की तैयारी जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी है। टक्कर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। बद्रीनाथ चुनाव की तरह ही केदारनाथ में बीजेपी के लिए कई चुनौतियां खड़ी हैं, जिनसे निपटने में पार्टी की जोर आजमाइश, मशक्कत शुरू हो चुकी है। केदारनाथ ये वो सीट है जहां पर सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री का केदारनाथ से अलग लगाव है, किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अयोध्या भले ही वो फैजाबाद सीट है, लेकिन नैरेटिव सियासी लिहाज से अयोध्या का सेट हो चुका है। फिर उसके बाद बद्रीनाथ का उपचुनाव, दोनों ही चुनावों में बीजेपी की हार। लेकिन केदारनाथ, और वो भी ठीक हरियाणा चुनाव में जीत के बाद उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या कुछ बदलने जा रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक खास रणनीति तैयार की है अपने प्रत्याशी के चयन के लिए। तो किसकी तैयारी में कितना दम, पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव अब चर्चा का मुद्दा बनने लगा है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी जीत का दम भर रही है। हरियाणा चुनाव में मिली जीत से गदगद भाजपाई केदारनाथ में भी बम्पर जीत की उम्मीदें लगाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की खोज में अब जुट गई है। बाकायदा प्रत्याशी को लेकर सर्वे से चेहरे की तलाश की जा रही है। कांग्रेस पहले सर्वे और फिर प्रत्याशी पर जनता की राय और उसके बाद हाईकमान से बातचीत कर जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारकर उपचुनाव में अपनी जीत का सपना संजो रही है। केदारनाथ चुनाव इसलिए भी चर्चाओं का विषय बन गया है क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए केदारनाथ की यात्रा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आपदा से पहले, आपदा के बाद केदारनाथ की पैदल यात्रा कर संगठन को मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं, जबकि बीजेपी ने चुनाव को गंभीरता से लेते हुए 5-5 कैबिनेट मंत्री केदारनाथ विधानसभा के 5 ब्लॉक में उतार दिए हैं। बीजेपी ने मंत्रियों के साथ-साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इस उपचुनाव में जिम्मेदारी देने का काम किया है, मगर कांग्रेस को उम्मीद है कि बद्रीनाथ में जो हुआ वो केदारनाथ में भी होगा। नहीं, हम उसमें नहीं, हम देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारी दूसरी सर्वे इस समय चल रही है। 17 हम एक्सपेक्ट 14-15 कर रहे हैं, 16-17 तक भी अगर वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक वहाँ जाएंगे, जिसको भी हाईकमान और हमारे सीनियर्स तय करेंगे, वो वहाँ जाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स, सर्वे की रिपोर्ट्स को आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। बीजेपी की तरफ से इस उपचुनाव को गंभीरता के साथ साथ लड़ने का काम किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है जो सबक उसे बद्रीनाथ उपचुनाव में मिला है, उससे सीख लेकर इस उपचुनाव को जीतने का काम किया जाए। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जीत को लेकर आश्वस्त हैं और विपक्ष को मात देने की रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, केदारनाथ ऐसी भी एक ऐसी सीट है जहाँ पे माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा लगाव है केदारनाथ धाम से। देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 7-8 बार केदारनाथ धाम आ गए, जिन्होंने केदारनाथ कायाकल्प करने में कोई अपनी कमी नहीं छोड़ी। केंद्र की पूरी सपोर्ट हमको मिली। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को बनाने के लिए मोदी जी ने 10 साल में बहुत कठिन परिश्रम भी किया है। वहाँ की जनता बहुत विश्वास करती है माननीय मोदी जी के ऊपर, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के ऊपर। और इस चुनाव से हमारे को जो इम्पेटस मिलेगा वो सिर्फ केदारनाथ चुनाव नहीं, अभी महाराष्ट्र का चुनाव होना है, झारखंड का चुनाव होना है, हमारे 10 बाई इलेक्शन यूपी के पेंडिंग है। इन चुनाव में भी हरियाणा का चुनाव बहुत अच्छा एक छाप छोड़ेगा। मैं अभी 2 बार 3-3 दिन का दौरा कर वहां पे आया हूँ और प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए जो किया है
अगर आप लोग गए होंगे तो केदारनाथ का जो कायाकल्प किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक केदारनाथ की धरती से उत्तराखंड का होगा। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हॉट इसलिए भी बन गया है क्योंकि यहां से पीएम मोदी का खास लगाव है। देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो केदारनाथ धाम 8 बार आ चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि विपक्ष कैसे उपचुनाव में अपनी जीत का सिलसिला कायम रख पाता है और धामी सरकार कैसे केदारनाथ की जनता को भरोसा दिलाती है जिससे बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके। अबे कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो ये चुनाव महज एक सीट भर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है नैरेटिव का, जिसका संदेश पूरे मुल्क में जाएगा। तो इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही केदारनाथ को जीतने के लिए पूरी जोर आजमाइश करती हुई दिखाई देंगी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कमलेश रमन जी बीजेपी का चेहरा हमारे साथ हैं और कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में जाऊं, सबसे पहले कुलदीप जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। केदारनाथ उपचुनाव, कांग्रेस की अपनी तैयारी, बीजेपी की अपनी तैयारी, केदारनाथ सीट के मायने और क्यों बीजेपी और कांग्रेस दोनों केदारनाथ जीतना चाहते हैं, पहले जरा जो दर्शक नहीं समझते पहले जरा उन्हें यह समझा दीजिए कुलदीप जी। देखिए, पहले तो जो आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की तैयारी, मैं उससे शुरुआत करूंगा कि कांग्रेस की जो तैयारियां थी वो तैयारियां थी अब दिख नहीं रही हैं। लेकिन वहीं भाजपा ने अपनी तैयारियों को जमीनी रूप से बहुत पुख्ता कर दिया हरियाणा चुनाव के बाद, और वही उसी में आ रहा हूं। और जिस तरीके से उत्तराखंड में 2 चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जो एक तरीके से मोराल बूस्ट हुआ था, कांग्रेसियों का जो मोराल बूस्ट हुआ था, वो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, जो कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी गुटबाजियां हुई और जिस तरीके से कुमारी सैलजा जो प्रदेश प्रभारी रही, उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की टीम को बर्खास्त कर देना, ठीक है, इन तमाम सारी चीजों ने कांग्रेस की उस मोराल को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ठीक। और आज आरंभ ये है कि केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा से कांग्रेस जो मजबूत स्थिति में पहुंच रही थी और प्रदेश में उसको लेकर के हलचल शुरू हुई थी, वो फिर दोबारा ठंडे वक्त में चली गई। ठीक है, रही बात केदारनाथ के नैरेटिव को लेकर के, देखिए ये बात आपने भी कही और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि बीजेपी का जो गठन हुआ उसने अपने शुरुआती समय से ही उसके जो सैद्धांतिक विषय रहे, जिनमें हिंदुत्व, राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370, ये तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है, आप देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और फैजाबाद सीट भाजपा हार गई। हिंदुओं का जो सबसे बड़ा तीर्थ है, भारत के प्रमुख 4 धामों में से बद्रीनाथ की सीट बीजेपी हार जाती है। ठीक, तो इससे जो मैसेज बन रहा है, जो हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी का जो सैद्धांतिक विषय था, जो बीजेपी का नैरेटिव था, उनके पक्ष में जाता था, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। ठीक, और बीजेपी देर सवेरे सही अब इसको समझने लगी है। ठीक है ना, इसलिए उसने केदारनाथ को लेकर के एक बड़ी पुख्ता तैयारी की है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि फिर मैं कांग्रेस की तरफ रुख करूंगा, कि कांग्रेस पहले जो तैयारी कर रही थी, जो माहौल बना था, उस माहौल से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? कोई उदाहरण? बिल्कुल, देखिए तिलक, हमने कई बार इस डिबेट में इसी चैनल पे ये बात करी कि उपचुनाव को लेकर के, और खासकर जिस प्रकार से करण महारा ने जो केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा निकाली हरिद्वार से, ठीक है, वो मैदानी जिले से होते हुए वो पर्वतीय क्षेत्र में जा रहे थे। और उस पूरे क्षेत्र की जो यात्रा थी, कम से कम वो 12 से 14 विधानसभाओं से होकर के गुजरनी थी। ठीक है ना, तो उस तमाम क्षेत्र में जो है कांग्रेस को लेकर के एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो दिखाई दे रही थी वो करण महारा की दिखाई दे रही थी। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक विडंबना है कि कांग्रेस में कोई कांग्रेसी मजबूत नहीं होना चाहिए। 2017 में कांग्रेस की 9 सीटें आई, किसकी बदौलत आई? ठीक है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन 2022 के इलेक्शन में उन 9 सीटों को 17 सीटों में पहुंचाने वाले गणेश गोदियाल तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल चुनाव के बाद हटा दिया जाता है। ठीक है ना। तो 9 से 17 में आने में कांग्रेस मजबूत हुई है, कमजोर हुई? यानी मैं आपकी बात को एक निचोड़ समझूं और समझने की कोशिश करूं तो अगर केदारनाथ कांग्रेस हारी तो करण महरा की सियासी बलि लेने की तैयारी। दूसरी बात जो आप समझा रहे हैं कि अगर बीजेपी हारी तो वहां भी एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजेगी। खतरे की घंटी दोनों तरफ बज रही है। दोनों तरफ बज रही है। ठीक। अब मैं शीशपाल जी आपके पास और फिर कमलेश जी आपके पास। शीशपाल जी, कुलदीप जी जो बात कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? वो कह रहे पहले तैयारी थी, पहले माहौल था, लेकिन आज नजारा और परिस्थितियां कुछ बदली सी है। शीशपाल जी। देखिए तिलक जी, कुलदीप जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना स्वतंत्र विश्लेषण है और निश्चित तौर पर हो सकता है वो अपने नजरिए से सही बात कह रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 7 सालों से केदारनाथ विधानसभा में काम कर रही है। वहाँ लोगों के दुख दर्द को उठाने का काम कर रही है, विकास के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रही है। और केदारनाथ की जनता जानती है, उपचुनाव का मामला तो अचानक से आया है। भाजपा वहां पर अचानक से आया मतलब? नहीं, देखिए केदारनाथ की जो सीट रिक्त हुई है वो आदरणीय विधायक शैला रानी जी के मृत्यु से नहीं, उसके बाद तो आपके पास बहुत वक्त है ना। वहां पर काबिज थी, भाजपा ही वहां पर काबिज थी। तो हम तो 7 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट जरूर नजर आ रही है। इस तरीके से 5-5 कैबिनेट मंत्री गांव जाने के लिए मजबूर हैं, 2-2 केंद्रीय मंत्री वहां पर गांव जा रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं जो है तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और कांग्रेस ने अभी जनसभाएं शुरू नहीं की है। एक मिनट आपने कहा ये बीजेपी के ना एक मिनट रुकिए। आपने कहा ये बीजेपी की सीट थी। मैं थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर देता हूं सर, अगर गलती हो तो आप दुरुस्त करिएगा, आपके पास है क्योंकि आप ज्यादा विद्वान है, ज्ञानी है। 2002-2007 केदारनाथ बीजेपी के पक्ष में गया, ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं। 2002 का चुनाव, 2007 का आशा नोटियाल चुनाव जीती वहां, मगर 2012 में शैला रानी रावत ने कांग्रेस से वहां चुनाव जीता। कांग्रेस के खाते में वो सीट आ चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, 2016 में जब वो बगावत हुई हरीश रावत के खिलाफ, तो वो बगावत का चेहरा बुलंद किए हुए शैला रानी रावत जी ने भी वहां से टाटा बाय बाय किया। फिर 2017 में मनोज रावत यहीं से ही चुनाव जीते, कांग्रेस से ही, और 2022 में शैला रानी रावत बीजेपी से चुनाव जीती। तो ऐसा नहीं है ये सीट आपने जीती नहीं है कभी शीशपाल जी? नहीं तिलक जी, मैं तो वर्तमान परिदृश्य की बात कर रहा हूं। मैं अच्छा, तो हिस्ट्री में तो जा ही नहीं रहा हूं। हाँ। वर्तमान में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और भाजपा वहां पर जिस तरीके से हाथ पांव मार रही है, इससे आप अंदाजा लग सकते हैं कि भाजपा की जमीन कितनी हिली हुई है। ठीक, मैं कमलेश जी के पास जाऊं, अब मुझे जल्दी से उत्तर दीजिए। एक मिनट है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, जनता से ज्यादा बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद चाहिए आपको। एक मिनट रुकिए ना। नहीं, केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी के साथ सर, एक मिनट। केदारनाथ का धाम का अपमान हुआ है सर, जो हिंदुत्व को, सर उससे बड़ा अपमान तो ये हुआ जो हिंदुत्व को वायरस बोल रहे हैं। 228 किलो सोना पीतल में बदला है। शीशपाल जी, अब देखिए उत्तर नहीं देना चाह रहे आप, उत्तर नहीं देना चाह रहे। मैं फिर कमलेश जी के पास जाऊं। आपने कहा इन्होंने 4-4 मंत्रियों को जिम्मेदारी उतार दी और रण पे उतार दिया और उनको बोला कि जितवा के लाओ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो तो भैया युद्ध लड़ रहे हैं, वो तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे, सत्संग तो कर नहीं रहे, एनजीओ तो खोला नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके नेता को यह बोला गया था कि एक प्रभारी तो नियुक्त करिए, वो कहां है? देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी कई बार जो है केदारनाथ विधानसभा का दौरा कर चुके हैं। आप जवाब नहीं देंगे, आप जवाब नहीं देंगे, रुक जाइए ना, मुझे मालूम था कमलेश जी, आप बोल रहे हो 4-4 मंत्री वहां लगा दिया, आपके पास 2 प्रभारी चेहरे नहीं मिल रहे आपको, और जबकि आपको प्रभारी, ऐसा नहीं, आपको प्रदेश प्रभारी ने बोला कि वहां प्रभारी नियुक्त करिए। पर्यवेक्षक समय पे जाएंगे सर, पर्यवेक्षक आपने नियुक्त क्या किए? निश्चित तौर पर हमारे सर्वे वहां पर चल रहे हैं सर, सर्वे से फिर तो ठीक सर, सर्वे तो सारे धराशायी हो गए सर। तिलक जी, आपके कमलेश जी मास्ते पर
निश्चित तौर पर। कमलेश जी। लेकिन हमारे संगठन पे भी भरोसा कीजिए सर, हमारे आपके- कार्यक्रम जनता के बीच है। सर हम आपकी जनता प्रदेश की प्रभारी लगातार सेवा कर उत्तराखंड रहे आती हैं। नहीं, माफ करिएगा मैं बिल्कुल सपाट बोलने वाले में हूं, इसीलिए मुझे कोई भाजपा दिक्कत वहां नहीं है। पर जो है आपके बौखलाई उत्तराखंड भी है। प्रभारी, आप रुक जाइए एक मिनट सर, आपके उत्तराखंड प्रभारी उत्तराखंड आती नहीं, जूम से आप लोगों की मीटिंग होती है वो भी कभी कभी, ठीक, वो प्रदेश अध्यक्ष जो करते हैं उस पर वो रोक लगा देती हैं, जो वो आदेश देती है उसे प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते। बोलिए जय श्री राम। ऐसा नहीं है तिलक ऐसा जी, ही देखिए, ये है, गलत आप बता आरोप है। दीजिए। पर्यवेक्षक कौन नियुक्त के 2 नाम लिए थे उन्होंने, अगर मैं गलत हूं तो बोलिएगा। पहला नाम लखपत बड़ोला, बोलिए उनको भेजिए, वहां नहीं भेजा आपने। उन्होंने कहा कि मंत्री प्रसाद नैथानी, आपने नहीं भेजा। अब बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? तिलक जी देखिए, लखपत बुटोला जी और मंत्री प्रसाद नैथानी जी को विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया। मुझे जब दिखाइए। समय आएगा वो वहां का दौरा करेंगे। दौरा करेंगे। अभी चुनाव का ओके कमलेश चुनाव रमन बचा जी, है। यही तो ये कह रहे थे कुलदीप जी, आप नाराज हो गए। उन्होंने यही तो बात कही कि पहले जो तैयारी जो माहौल था वो था, अब नहीं है। अब आप खुद कबूल कर रहे हो कि जब जाना होगा चले जाएंगे। कमलेश जी का ऑर्डर रहेगा। कमलेश जी, जी कमलेश जी, मैं आप लोगों का डर, भय, चिंता सब वाजिब मानता हूं। केदारनाथ को लेकर खास तौर पर, जो अयोध्या फैजाबाद में हो सकता है, जो बद्रीनाथ में हो सकता है, तो वो केदारनाथ में क्यों नहीं? ये मैं नहीं कह रहा, वो विजय बोगड़ा जी ने मंच से कहा था। प्लीज कंटिन्यू। आपका डर वाजिब है कमलेश जी। 4 मंत्री लगा दिए। देखिए, बाबा केदारनाथ धाम की जो सीट है उसके लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि जब जनता के बीच में वहां पर सरकार काम कर रही है, विकास कार्य को धार देने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है डरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर शीर्ष पाल जी ने तो खुद ही कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट थी, तो इसका मतलब आगे भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली नहीं रहेगी। उन्होंने खुद इस बात के लिए एक्सेप्ट कर लिया है और सारी चीजों को जो अभी उन्होंने रखा है, हमारा संगठन वहां काम कर रहा है तिलक जी, हमारे लोग वहां जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि केवल और केवल जूम मीटिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग के बाद वो देख रहे हैं कि जनता की कौन सी समस्या है जिसके लिए हम आगे आकर के खड़े हों। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास कार्यों को देख रही है, वहां की समस्याओं का समाधान कर रही है, और कांग्रेस केवल ये सोच रही है कि मैं मुख्यमंत्री। अगर ये डर नहीं है तो 4 बनूं। मंत्री को आपने जिम्मा दिया, आपने कहा कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम तो जीत ही रहे हैं। तो ये 4 मंत्रियों को ग्राउंड जीरो पर क्यों उतार दिए? देहरादून में ही कम से कम कुछ तो करते। तिलक जी देखिए, जब संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलती है और जो वर्तमान में वहां का कोई भी हमारा चाहे मंत्री हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। जहां पर भी चुनाव होता है भेजा जाता है। जैसे पुष्कर सिंह धामी जी को अन्य प्रदेशों में चुनाव के लिए भेजा गया, और आपने अभी हरियाणा का उदाहरण देखा कांग्रेस का, वहां दोनों आपस में लड़ते रहे। 2022 में भी कांग्रेस में यही हुआ कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, यही हरियाणा में हुआ। हमारे यहाँ उत्तराखंड में अभी पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी ने जहां जहां पर भी चुनाव प्रचार किया, वहां से जीत हासिल हुई है। कमलेश जी, कमलेश जी, एक मिनट, आप जानते हैं ना केदारनाथ में हार और जीत का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल जानती हूँ तिलक जी। अगर गलती से और बद्रीनाथ बहुत अच्छी रिपीट तरह हो गया मैं- तो फिर ये हाँ, मैं शिवपाल जी, अपने- आप ना ऐसे नहीं बैठे हुए देखेंगे आप उनको। नहीं, ये अपनी आपका बात जीना पूरी दुर्भर कर कर लूं। देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये तिलक जीना जी, दुर्भर कर देंगे आपका। मैं अपनी एक बात, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, बद्रीनाथ में बीजेपी से कोई नाराज नहीं था, पर्सनल व्यक्ति विशेष से नाराज था, लेकिन केदारनाथ में ऐसा नहीं है। केदारनाथ की तुलना बद्रीनाथ से नहीं करी जा सकती, क्योंकि वहां पर लोग बीजेपी से नाराज नहीं थे, विकास काम से नाराज नहीं थे। इस बात को फिर या तो स्वीकार करिए कि उत्तराखंड की जनता अब ये दल बदल और दर बदलू और बागियों से अजीज आ चुकी है। आप लोग थोप देते हो जनता के ऊपर, आप लोग थोप देते हो जनता के ऊपर कि इनको ही एक्सेप्ट करिए, और ले आए तो प्रत्याशी वहां फरीदाबाद से, और फिर बोलते हो जय श्री राम का नारा लगाओ। देखिए, मंगलौर में तो तिलक जी कांग्रेस को नाले पड़ गए थे जीत के, ये भी आप मैडम एक मिनट कमलेश जी, 1 मिनट, और वो भी सुबह 1 मिनट, जीत 1 वोट से हो या 100 वोट से हो, जीत होती है, पहली बात। और ये थैंक यू बोलिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी का केजरीवाल साहब का, वरना वहां भी दिक्कत हो जाती, मैं बता रहा हूं। ठीक, अब रुक जाइए, अब शीशपाल जी का ऑडियो रहेगा, फिर कुलदीप जी के पास आ रहा हूं। शीशपाल जी, ये बड़े आपके संगठन के ऊपर बहुत मजे लेते हैं, वो चुटकुले टाइप बना देते हैं ये लोग आपके संगठन को लेकर, और आपके नेताओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं शीशपाल जी?
देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी को अपने घर का ध्यान रखना चाहिए, ना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इसमें ध्यान रखना चाहिए। केदारनाथ विधानसभा की जहां तक मैं आप अगर बात कर रहे हैं तो मैं यहीं पर आपके मंच पे आज एक भविष्यवाणी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो सिर्फ फुटबॉल केदारनाथ विधानसभा में है वो अभूतपूर्व है, और आप बिल्कुल बजने दीजिए, वो धरातल पे आएगी। इनसे केदारनाथ संभले नहीं संभलेगा, ये कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़ दें, और ये कांग्रेस को आज सिर्फ हैं कांग्रेस इनको केदारनाथ विधानसभा में हराने का काम करेगी, और केदारनाथ कमलेश जी का ऑडियो उठाइएगा। कमलेश जी एकजुटता से जीतेगी। बोलिए क्या कहना चाह रही थी आप? जनता पार्टी में आज जो है आज जो है वहां पर जो है उसकी बुनियाद बन चुकी है। और देखिए आने दीजिए, हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी एक और भोजराज जी एक है, और जो दूसरे यहाँ पे जनता पार्टी अपने घर की चिंता करे, अपने घर को संभालने की चिंता करे, और केदारनाथ में कितने धड़े आते हैं जैसे चुनाव का बिगुल बजेगा आपको पता लग जाएगा। जाना चाहिए तिलक जी कि जो हरीश सिंह जी वहाँ पर पहुंचे हैं, मनोज रावत जी वहाँ पर पहुंचे हैं, तो दोनों में जो बड़े नेताओं में जो धड़े इनके अलग तिलक जी इनके पांचों की लड़ाई तो बाबा केदार के घर पे जा रहे थे, आपने उसके ना जाने क्या क्या मायने निकाल दिए। नहीं, एक मिनट कमलेश जी, एक सेकंड शीशपाल जी, मैं कुलदीप जी के पास जाऊं, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। क्या परेशानी है बीजेपी के घर में, क्या बवाल है, जरा बताइएगा विस्तार से। नहीं, एक बात बताइए, हमें क्यों परेशानी होगी? नहीं, इनके घर में क्या बवाल है जो आप कह रहे हैं उनके घर में ज्यादा बवाल है, क्या बवाल है? कांग्रेस के घर में हर समय चाक झांक करेंगे, छोटी छोटी बातों की बिना बात करके जो है भूल देंगे। अच्छा शीशपाल जी एक मिनट मैं कुलदीप जी के पास जा रहा हूँ। अच्छा मत जो है राजनीतिक मोड़ देने का ठीक है शीशपाल जी, जो सिर्फ फुटबॉल चल रही है केदारनाथ में, हम वही बोल रहे हैं। शीशपाल जी एक मिनट रुकिए ना, आप पता लगाइए। पता हम लगवाए सर, आप कह रहे हो सिर्फ फुटबॉल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शीशपाल जी एक उत्तर दीजिए, एक मिनट कमलेश जी, एक मिनट। ठीक है, आपने पर्यवेक्षक के तौर पर मंत्री प्रसाद नैथानी और लखपत बड़ोला साहब को नहीं भेजा, वो प्रदेश प्रभारी ने कहा, आपने नहीं भेजा कुमारी शैलजा ने कहा। लेकिन एक बात बताइए, वो सर्वे जो करवा रहे हैं आप प्रत्याशियों के चयन के लिए, उस सर्वे में है क्या? सर्वे जनता के बीच हो रहा है, स्थानीय व्यापारियों के बीच हो रहा है, मजदूरों के बीच हो रहा है, जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आम आदमी है, उनसे वो अपने सैंपल उठा रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट देंगे कुलदीप जी आप देखिए उत्तर नहीं दे पाए, आप उत्तर नहीं दे पाए क्या? एक मिनट कुलदीप जी, मैंने जब से ये खबर आई कि भैया कांग्रेस सर्वे करवा रही है, मैंने जरा 5-6 फोन खटखटाए, मैंने कांग्रेसियों को ही फोन खटखटाया, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है सर्वे में? बोले हमें भी नहीं पता। मैंने कहा वो सर्वे करवा रही है कांग्रेस, कह रहे कौन सा सर्वे? मैंने कहा आप थोड़ा बहुत बताइए उस सर्वे में है क्या? बोले हमें पता ही नहीं। ये पार्टी स्तर पे थोड़े ना सर्वे होते हैं, तो अच्छा ये पार्टी स्तर पे हो रहा है, ओके। ये गजब स्थिति है, गजब स्थिति है आप लोगों की। ये पार्टी स्तर पे सर्वे नहीं होते, पार्टी के नेताओं को नहीं पता सर्वे हो रहा है, केदारनाथ की जनता को नहीं पता सर्वे हो रहा है, और प्रत्याशियों का। कुलदीप जी का ऑडियो रहेगा, कुलदीप भी करवाती है। कुलदीप जी ये सर्वे वाली क्या सियासत है, समझ में नहीं आई। ये कह रहे सर्वे होगा फिर, और तय होना है, इनको मालूम है कि तय कैसे होता है, सारे कांग्रेसियों को मालूम है कि कैसे तय होता है और कितनी देर में तय होता है प्रत्याशी का नाम। पता तो ये ऐसी बात नहीं है, शीशपाल जी को भी मालूम है कौन होगा प्रत्याशी, और कहां से वीटो लगेगी इनको ये भी मालूम है। जी अभी प्रत्याशी का नाम बता देंगे तो मैं बता दूंगा। मैं जी आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अपने शिषपाल डिस्ट्रिक्ट जी भी दावेदार हैं केदारनाथ सीट के लिए। अच्छा, तो हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस में जो चीजें हो रही हैं, हाँ, वो कांग्रेस को आगे ले जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। ठीक, एक तरफ से भी शिषपाल जी ने कहा कि कांग्रेस के संगठन पर भरोसा कीजिए। बिल्कुल, 2 चुनाव जीतने के बाद हम कांग्रेस के संगठन पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन आपके संगठन के प्रभारी नेताओं ने ही आपके संगठन में भरोसा नहीं किया। ठीक, और परिणाम क्या हुआ?
ठीक, बिल्कुल शिवपाल जी ने सही कहा कि केदारनाथ में भाजपा की जमीन हिली हुई है, बिल्कुल हिली हुई है जमीन। ठीक, सोने का प्रकरण वहां है, गणेश जोशी का प्रकरण उत्तराखंड में है, ठीक है ना, अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड में है, ठीक हो गया। उसके अलावा जनाधार भाजपा का घट रहा है, सदस्यता अभियान घटता जा रहा है, तो जमीन तो हिली हुई है, लेकिन कांग्रेस के हाथ भी इतने मजबूत नहीं है कि उस हिली हुई जमीन से वो भाजपा को नीचे गिरा सके। ठीक, और देखिए जीत का तो एक ही मंत्र है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, और वो भाजपा कर रही है। वो 5 मंत्री क्यों अपने 8 मंत्री लगाए, मुख्यमंत्री वहां डेरा डाल दें, ठीक है ना, लेकिन महत्वपूर्ण है जीत, बिल्कुल, और वो जीत के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, वो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हारने के लिए थोड़ी ना। शीशपाल जी, खैर कमलेश जी कुछ रिएक्ट करना चाहिए। कमलेश जी जल्दी से, फिर शीशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। जी कुलदीप भाई ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रकरण है, तो मैं बताना चाहूंगी कि अंकिता भंडारी का कातिल जो है वो जेल में है, और जो सोने का है वो दिखाई दे गया, वहां पर वो सारा उसमें प्रूफ आ गए सामने। तो मुझे लगता है कि भाजपा के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है कुलदीप भाई। नहीं तो फिर एक काम करिए कमलेश जी, कुलदीप जी की भी और मेरी भी सलाह है, खासतौर पर गणेश जोशी जी को प्रचार के लिए भेजिएगा, स्टार प्रचारक बना के, ताकि जनता ये जान पाए कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जब कोर्ट ने आपसे कहा कि 8 अक्टूबर तक कोई फैसला लीजिए, आपने नैतिकता को खूंटे पे टांग दिया। चाल चरित्र और चेहरा दिखाइएगा सबको, और जनता आपसे पूछेगी गणेश जोशी के मामले में आपने क्या किया, बोलिएगा सब कुछ ओके, ऑल इज वेल डन। तरफ से आदेश मिलेगा तो वो चाहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो भी प्रकरण कुलदीप भाई ने गिरवाया है हमको कोई बताइए ना, ये कैसे जो है 1 करोड़ 10 करोड़ में तब्दील हो जाता है, हमें भी बताइए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सबको। आप लोग पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं तो आपको ज्यादा पता होगा, मेरे पास मुझे तो मालूम होता तो मैडम फिर क्या था, मुझे मालूम होता तो फिर क्या था, है ना। ये फॉर्मूले तो आप लोगों को ही मालूम है, और फिर आप कहते हो नैतिकता, चाल चरित्र और चेहरा। मंत्री पर इतने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, कोर्ट कह रहा है फैसला लो, और आप कह रहे हो नहीं लेंगे, जाओ जो मर्जी हो कर लो। ये तो कांग्रेस का विपक्ष में कांग्रेस है, गंभीर आरोप है, वो कोर्ट करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आरोप की बात कर रहा हूं मैडम, आरोप के आधार पर तो आडवाणी जी ने भी इस्तीफा दिया ना। अब आडवाणी जी से बड़े हैं गणेश जोशी, तो बोल दीजिए। अगर आरोप उनको लगेगा कि मेरे पर सत्य आरोप है तो वो भी इस्तीफा देंगे, खुद पता चलेगा। ठीक है, ओके। शीशपाल जी, मेरी और कुलदीप जी की दुआएं आपके लिए। जब लखपत बड़ोला जी हैं प्रवक्ता होके फिर विधायक बन गए, तो हो सकता है आप भी हो जाएं कल को, बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआएं, हमने तो कई नेताओं को देखा, हमने ये भी देखा कि मथुरादास जोशी जी जैसे बेचारे झंडा उठाते रह गए, झंडा और डंडा उठाते रह गए मथुरादास जोशी जी जैसे। लेकिन एक बात बताइए, ये जो प्रत्याशी का चयन है उसमें खाली दावेदारों के नाम ही बता दीजिए मुझे, बाकी सब ठीक है। देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी के केदारनाथ विधानसभा में कम से कम 20 दावेदार हैं, मुझे सारे 3 में दिलचस्पी है, जिनकी जनता के बीच पकड़ है। मुझे 4 में दिलचस्पी है, 4 के नाम बता दो। एक तो आप हो गए, नहीं ये मेरा नाम तो आप ले रहे हैं तिलक जी, नहीं मैंने ले लिया, 3 बाकी बता दो। 3 अभी तक मैं दावेदार नहीं हूँ, और पार्टी बाकी जो निर्णय लेगी वो सिरोधार्य है। बाकी हमारे स्वाभाविक दावेदार हैं, क्योंकि 2022 के प्रत्याशी रहे हमारे जिलाध्यक्ष कुंवर सजवान जी, वहाँ टिकट मांग रहे हैं। वहाँ हमारे सर शूरवीर सिंह तो कहीं भी कहीं से भी बोल दो, टिकट मांग लेंगे। आगे बताइए। नहीं तिलक जी, वहाँ पर हमारी जो पदाधिकारी हैं तो वो भी जो है टिकट मांग रही हैं। बहुत लोग हैं वहाँ के, हमारे कई जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो लगभग 20-22 दावेदारों की सूची है। असल दावेदारों का नाम नहीं लिया कुलदीप जी, फाइनल कमेंट आपका। फाइनल कमेंट आपका कुलदीप जी, असली दावेदार का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। समय पे दावेदार इन्होंने बद्रीनाथ के जो खुद को नायक बता रहे हैं कि मैंने जितवाया चुनाव, उनका नाम ही नहीं लिया इन्होंने। ये संगठन की एकता है। फाइनल कमेंट, नेतृत्व तो उन पर भरोसा व्यक्त करेगा तो वो भी प्रत्याशी लोकसभा में चुनाव को लेकर के जो चीजें स्वाभाविक सी बात है कि उनकी दावेदारी एक प्रभावशाली रूप से उभर के आ रही है। और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वो केदारनाथ में एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं गणेश गुजराल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका, शीशपाल जी आपका और कुलदीप जी आपका। तो अब केदारनाथ की बारी, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।